मुझे कुछ भी करके अपनी जादुई शक्तियां वापस लेनी होंगी। मोक्ष अपने मन में खुद से बातें कर रहा था और सना का इंतजार कर रहा था। उसने 2 दिनों में सना के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली थी। वो कौन है, कहाँ कहाँ जाती है और उसे क्या पसंद है। उसे पता चला कि हर वीकेंड सना मसाला चाय कैफे जाती है। ये कैफे असल में एक लाइब्रेरी जैसा था, जहाँ सना अक्सर किताबें पढ़ने आती थी। कमाल है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जमाने में ये लड़की यहाँ किताब पढ़ने आती है। आज के जमाने में किताब भला कौन पढ़ता है। तभी मोक्ष की नजर एक काले रंग की मर्सिडीज पर गई। उसने अंदाजा लगाया कि ये सना की ही कार होगी। कार से सना उतरी। मोक्ष ने खिड़की से देखा कि सना ने ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक अपर पहन रखा था। उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी थे। बॉडीगार्ड्स ने सना को एक मास्क और ब्लैक कैप दी, जिसे सना ने पहन लिया। आप दोनों यहीं रुकिए, मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से वहां पढ़ने आए लोग पैनिक करें। आप आसपास इंतजार कीजिए। सना के बॉडीगार्ड्स ने सिर हिलाकर सहमति जताई और सना अकेली ही मसाला चाय कैफे में दाखिल हुई। वो किताबों की रैक की तरफ बढ़ी। मोक्ष उसे चुपके से देख रहा था। कुछ देर बाद सना एक किताब लेकर वापस आई। मोक्ष ये देखकर हैरान हुआ कि सना के हाथ में एक हिंदी किताब थी। सना काउंटर पर गई, कॉफी ली और एक कुर्सी पर बैठकर किताब पढ़ने लगी। मोक्ष ने भी वैसा ही किया। वो सना के सामने वाली टेबल पर जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा। अभी वो मुझे देखेगी, पहचान लेगी और मुझसे बात करेगी। मोक्ष इंतजार कर रहा था कि सना उसकी तरफ देखे, लेकिन सना अपनी किताब में इतनी खोई हुई थी कि उसने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। वहीं मोक्ष को गुस्सा आ रहा था और वो खुद ही अपने आप से बातें कर रहा था। कमाल है ये लड़की, इतना पढ़ाकू आजकल कौन होता है। अरे हाँ, ये लड़की मुझे पहचानेगी कैसे। मैंने तो इसकी याददाश्त ही मिटा दी है, तो फिर मुझे पहचानने का सवाल ही नहीं उठता। क्या जरूरत थी उसकी याददाश्त मिटाने की। मोक्ष को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसका गुस्सा आसपास के माहौल पर असर डाल रहा था। कैफे की लाइट्स बार बार ऑन ऑफ हो रही थी, जिससे वहां मौजूद कई छात्रों और पाठकों को परेशानी हो रही थी। सना को भी ये परेशानी महसूस हुई। सना ने परेशान होकर किताब बंद की। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसकी नजर मोक्ष पर पड़ी। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली सी तस्वीरें उभरने लगी। सना ने अपना माथा झटका और ध्यान से मोक्ष को देखने लगी, और तभी हाय! मोक्ष ने सना को अपनी ओर हाथ हिलाते हुए देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसे एक्टिंग करनी है। वो तुरंत अपनी किताब पढ़ने का नाटक करने लगा। सना को लगा कि शायद मोक्ष ने उसे पहचाना नहीं। हेलो मिस्टर दीवान। मोक्ष ने अजनबी बनने की एक्टिंग करते हुए सना की ओर देखा। फिर वो धीरे धीरे उसके पास आया। क्या आप मुझे जानती हैं? तभी सना को एहसास हुआ कि उसने मास्क पहना हुआ है, इसलिए मोक्ष उसे पहचान नहीं पाया। उसने तुरंत अपना मास्क उतारते हुए कहा, ओह सॉरी, मैं सना मेहरा, जिसे आपने बचाया था। अरे हाँ हाँ हाँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मोक्ष उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। तभी सना की नजर मोक्ष की नीली आंखों पर पड़ी। वो बस उन्हें देखते ही रह गई। मोक्ष ने ये नोटिस किया। हेलो। मोक्ष की आवाज सुनकर सना का ध्यान भंग हो गया। ये नीली आंखें ना मुझे मरवा देंगी। सॉरी, अब क्या आप इस लाइब्रेरी में रोज आते हैं? मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। नहीं नहीं, दरअसल मैं इस शहर में अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ। मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, तो ये बुक कैफे पास में था, इसलिए आ गया। वैसे मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। अच्छा, वैसे आप कहाँ शिफ्ट हुए हैं? यहीं पास में मनोरम विला है, वही खरीदा है। सना को याद आया कि कुछ दिन पहले उसके घर के पास ही कोई नया शिफ्ट हुआ था।
मनोरम विला में शिफ्ट हुए हैं। इसका मतलब आप मेरे पड़ोसी हुए। जी? अरे मनोरम विला के पास ही मेहरा मैंशन है, वो मेरा ही है। ओह, तो आप मेरी पड़ोसन हुई। वैसे आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए। क्या आप जिन्न पर यकीन करती हैं? जिन पर? तभी मोक्ष ने सना के हाथ में पकड़ी हुई किताब की ओर इशारा किया। सना ने देखा कि उसके हाथ में जो किताब थी उसका नाम अरबियन नाइट्स था। अरे नहीं, ये तो बस फैंटेसी फिक्शन है। वैसे भी आज की दुनिया में जिन भूत चुड़ैल कहाँ होते हैं, ये तो सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मोक्ष हल्के से मुस्कुरा दिया। सना को यह अंदाजा नहीं था कि जिसे वो मनगढ़ंत कहानियां समझ रही थी वो असल में एक जिन की मालकिन थी। अगर मान लीजिए सच में कोई जिन्न होता और आपको 3 इच्छाएं मांगने को कहता, तो आप क्या मांगती? मोक्ष सना की तीनों इच्छाओं के बारे में जानने के लिए उसे अपनी बातों में उलझा रहा था। मान लीजिए मैं आपका जिन्न हूं और आप मेरी मालकिन, और मैं आपकी 3 इच्छाएं पूरी करने वाला हूं। तो बताइए आपकी 3 इच्छाएं क्या है? आप मुझे आप क्यों कह रहे हैं? हमारी उम्र तो एक ही है। आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। मैं आपको नाम से नहीं बुला सकता और ना ही आपको तुम कह सकता हूं। क्यों? तुम मुझे नाम से क्यों नहीं बुला सकते? इसे कैसे बताऊं कि ये मेरी आका है और मैं अपने आका की तौहीन नहीं कर सकता। मैं आपकी तौहीन नहीं कर सकता। ये छोड़िए और अपनी 3 इच्छाओं को बताइए। मैं वादा करता हूं मैं आपकी तीनों इच्छाओं को पूरा करूंगा। मोक्ष ने जैसे ही ये कहा, आसपास का माहौल अचानक ठंडा हो गया। हवा में एक तरह की सुगंध फैल गई। मोक्ष का पूरा ध्यान सना के चेहरे पर था। अगर तुम जिन होते तो मैं कुछ भी नहीं मांगती। क्या? लेकिन क्यों? सना को मोक्ष का इस तरह से चौंकना थोड़ा अजीब लगा। मोक्ष को भी ये एहसास हुआ कि उसने जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया दे दी। तुम्हारे पास 3 इच्छाएं हैं, तुम कुछ भी मांग सकती हो। दौलत, शोहरत या फिर प्यार, जो चाहो तुम्हें जरूर मिलेगा। मुझे इन सब में से किसी की भी चाह नहीं है। मेरे पास पहले से ही ये सब कुछ है। एक अच्छी जिंदगी, प्यारे पापा और मेरी ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी जो एशिया की टॉप 10 में से एक है। इस दुनिया का सारा ऐशा आराम है, तो फिर मुझे और क्या चाहिए? और प्यार? सना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्यार कोई मांगने वाली चीज थोड़ी है, वो तो एक एहसास है जिसे जिया जाता है, महसूस किया जाता है। ये कोई जिन से मांगने वाली चीज नहीं है। और वैसे भी मुझे हमेशा सबका प्यार मिला है, तो आगे भी मिलता रहेगा। उसके लिए मुझे किसी जिन की जरूरत नहीं है। लेकिन अरे बस बस, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप खुद एक जिन हो। अरे मैं कहाँ जिन हो सकता हूँ? हाँ, आप जिन तो नहीं हो सकते। जिन तो नीले रंग का सड़ा हुआ मोटा सा और गंजा होता है, और आप तो काफी हैंडसम है। आप अलादीन हो सकते हैं। अलादीन का नाम सुनते ही मोक्ष के रोंगटे खड़े हो गए और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। मोक्ष ये समझ नहीं पाया, इसे मैं अपनी तारीफ समझूं या रोस्ट? सना ने अपनी कॉफी उठाई, एक घूंट पिया और तुरंत नीचे रखकर अपना मुंह बिगाड़ लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, किताब पढ़ने और तुमसे बात करने में मेरी कॉफी ठंडी हो गई। क्या सच में? मोक्ष ने कॉफी का मग उठाकर सना की ओर बढ़ाया। मुझे नहीं लगता कि ये ठंडी है, ये तो गर्म है। नहीं, ये ठंडी। तभी सना की नजर मग से निकलते गर्म धुएं पर पड़ी। वो शॉक्ड रह गई और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाई। ये सच में ठंडी थी। पर मुझे तो गर्म लग रही है। शायद तुमने कुछ ज्यादा ही किताब पढ़ ली है। अब मुझे अब घर चलना चाहिए। हाँ, वैसे भी घर जाने ही वाला था। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? थैंक्स, लेकिन मैं अपनी कार लेकर आया हूँ। सना ने मोक्ष को बाय कहा और वहां से जाने लगी। मोक्ष उसे जाते हुए देख रहा था। तभी सना अचानक रुकी, मुड़ी और मोक्ष के पास आई। तुम अभी अभी हमारे पड़ोसी बने हो
और तुमने मेरी जान भी बचाई है, इसलिए तुम्हारा वेलकम करने और थैंक्स कहने के लिए मैं तुम्हें आज शाम डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ। क्या तुम आओगे प्लीज? मोक्ष कुछ कहने ही जा रहा था, तभी सना बीच में बोल पड़ी, प्लीज मना मत करना। ठीक है, मैं आज रात डिनर के लिए जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच। सना खुश होकर वहाँ से चली गई। उसे खुश देखकर मोक्ष के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। तभी उसे एहसास हुआ, वो सोच में पड़ गया कि सना को खुश देखकर वो क्यों मुस्कुरा रहा है। आज रात मैं सना की 3 इच्छाएं जरूर पूरी करके रहूंगा। आईना इस वक्त एक प्राइमरी स्कूल के मैदान में खड़ी थी, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। आईना की नजर एक खास तौर पर एक बच्ची पर थी, जिसका नाम अदिति था। ये वही बच्ची थी जिसकी जान मोक्ष ने बचाई थी। तभी स्कूल की प्रिंसिपल वहां आई। मिस आईना, कैसा जा रहा है फर्स्ट डे? आईना अदिति की स्कूल में टीचर बनकर आई थी। उसे मृत्यु दूत से पता चला था कि मोक्ष ने अदिति और उसके पिता राज सिंघानिया की इच्छा पूरी की थी। अभी तक तो बढ़िया जा रहा है, सभी बच्चे बहुत प्यारे हैं और काफी सपोर्टिव भी। वैसे वो प्यारी बच्ची कौन है? वो अदिति सिंघानिया है, बिजनेसमैन राज सिंघानिया की बेटी। मुंबई माफिया राज सिंघानिया की बेटी? जी हाँ, हमें इस बच्ची को एक्स्ट्रा केयर के साथ पढ़ाना होगा। उसके बॉडीगार्ड्स हमेशा आसपास रहते हैं। जी मैम, क्या मैं अदिति से बात कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स। आईना अदिति के पास गई। अदिति बाकी बच्चों के साथ खेल रही थी। अदिति, सभी बच्चे रुक गए और अदिति ने आईना की ओर देखा। यहाँ आओ। अदिति आईना के पास आई। यस मिस। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत? मुझे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सुना था कि तुम्हारा और तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए पूछा। नहीं मैम, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। लगता है मोक्ष ने इस बच्ची की याददाश्त मिटा दी है। ठीक है, तुम जा सकती हो। जैसे ही अदिति जाने लगी, आईना को कुछ याद आया। उसने अदिति का हाथ पकड़कर अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी याददाश्त को टटोलने लगी। तभी उसे वो घटना याद आई जब रंगा ने अदिति और उसके पिता पर हमला किया था। आईना ने मोक्ष का चेहरा देखा, जो राज सिंघानिया से बात कर रहा था। ये वही है, मोक्ष ने ही तुम सबकी जान बचाई है। आईना ने आंखें खोली। अदिति उसे कंफ्यूज होकर देख रही थी। आईना ने मुस्कुराते हुए अपना दूसरा हाथ बढ़ाया, जिसमें चॉकलेट थी। मुझे राज सिंघानिया से मिलना होगा। अगर मोक्ष लोगों की इच्छाएं पूरी कर रहा है तो उसके पास चिराग जरूर होगा। मोक्ष, तुम्हारी आजादी के दिन अब खत्म होने लगे हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें जल्द ढूंढ लेगी। मोक्ष डिनर के लिए जाने की तैयारी कर रहा था। अलमारी से एक एक कर सारे कपड़े निकालकर बेड पर फेंकता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से कपड़े पहने। राजू, जो पास खड़ा था, उसकी हरकतों को चुपचाप देख रहा था। मोक्ष ने बुक कैफे में हुई सारी बातें राजू को बता दी थी। यानी आपकी आका को तीनों विश नहीं चाहिए? ये कैसी इंसान है जिसे जिनकी 3 इच्छाएं भी नहीं चाहिए जो पूरी हो सकती हैं? वो कह रही है उसके पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा आका देखा है जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कोई ख्वाहिश हो लेकिन वो किसी को बताना न चाहती हो। मोक्ष ने चौंक कर राजू की तरफ देखा। उसे राजू की बात में दम लगा। लेकिन एक जिन्न के सामने तो वो अपनी मुराद मांग ही सकती है। क्या आपने उसे बताया कि आप एक जिन्न हैं? क्या आप उसकी तीनों मुरादें पूरी कर सकते हैं? नहीं। तो फिर वो एक अनजान आदमी को अपनी मुरादें क्यों बताएगी? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो एक अनजाने आदमी को क्यों अपनी मुरादें बताएंगी? अगर आपको अपनी शक्तियां वापस चाहिए और उसकी मुरादें पूरी करनी है तो आपको उसे अपनी असलियत बतानी होगी। उसके सामने जादू करके दिखाना होगा, तभी वो मानेगी कि आप एक जिन्न हैं और अपनी मुरादें मांगेगी। वाह, आजकल खाते क्या हो तुम? तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलने लगा है। लगता है मेरी संगत का असर है। मैं आज रात डिनर में उसे बता दूंगा कि मैं जिन्न हूं। अब तुम बताओ, मैं कौन से कपड़े पहनूं?
मेरी जादुई शक्ति काम नहीं कर रही तो मुझे इंसान की तरह सब काम खुद करना पड़ेगा। राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। मोक्ष ने उसकी तरफ देखा। राजू खिड़की के बाहर देख रहा था और कुछ सोच रहा था। मोक्ष ने फिर से ध्यान कपड़ों पर लगाया। तभी राजू खुशी से बोल उठा, आप अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोक्ष ने राजू की तरफ देखा। राजू की आंखों में चमक थी। आप एक बार चुटकी बजाइए। मोक्ष को राजू की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जिस अंदाज में राजू ने कहा उसे मना भी नहीं कर सका। बॉस, एक बार मेरी खातिर चुटकी बजाइए। मोक्ष ने अनमने मन से चुटकी बजाई और तुरंत सभी कपड़े अलमारी में चले गए। ये देखकर मोक्ष हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा चुटकी बजाई और उसके कपड़े बदल गए। ये देखकर वो खुशी से झूम उठा। मेरी शक्तियां वापस आ गई। राजू, मेरी शक्तियां वापस आ गई। नहीं, आपकी शक्तियां वापस नहीं आई हैं। जरा यहाँ आइए। लेकिन मेरी शक्तियां काम तो कर रही हैं। ये कहते हुए मोक्ष राजू के पास आया। राजू ने उसे खिड़की से बाहर देखने का इशारा किया। मोक्ष ने बाहर देखा तो सामने सना का विला नजर आया। इस वक्त आपकी आका अपने घर में मौजूद है और वो आपके आसपास है। उसका घर हमारे घर के पास होने की वजह से आपका जादू काम कर रहा है। जब भी वो अपने घर में होगी, आप अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनकर मोक्ष का चेहरा उतर गया। उसकी सारी खुशी गायब हो गई। राजू की बात बिल्कुल सही थी। जब भी सना मोक्ष के आसपास होती, तभी वो अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल कर सकता था। और सना का घर मोक्ष के घर के पास था, इसलिए वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर पा रहा था। ये लड़की मेरी जिंदगी में आफत बनकर आई है। मुझे जल्द से जल्द सना की ख्वाहिश पूरी करनी होगी। मैं आज ही उसे बता दूंगा कि मैं जिन्न हूँ। उसी वक्त पास के विला में सना रात के डिनर के लिए सारी तैयारियां करवा रही थी। वो अपने नौकरों को लगातार आदेश दिए जा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी झलक रही थी। तभी निशा वहां आ गई। सना को घर सजाते देखकर निशा हैरान रह गई। ये आप क्या कर रही हैं मैम? आज रात की डिनर पार्टी के लिए मैं बस अपने घर को सजा रही हूँ। डिनर पार्टी? हाँ, आज रात मैंने डिनर पार्टी रखी है। मैंने एक खास इंसान को डिनर के लिए इनवाइट किया है। किसे? उसे ही जिसने मेरी जान बचाई थी, मोक्ष दीवान। तुम्हें पता है, हमारे पड़ोस में जो रहने आया है वो मोक्ष दीवान ही है। तो उसके वेलकम और उसके शुक्रिया कहने के लिए मैंने उसे डिनर पर इनवाइट किया है। मोक्ष का नाम सुनते ही निशा के चेहरे पर टेंशन की लकीरें उभर आईं। उसने सना में भी कुछ बदलाव महसूस किया। आज से पहले उसने सना को इतना खुश नहीं देखा था। आप पर अभी अभी हमला हुआ है और आप किसी अनजान को डिनर पर बुला रही हैं। ये काफी रिस्की हो सकता है। निशा, तुम जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर रही हो। और वैसे भी उसने मेरी जान बचाई थी, तो उससे मेरी जान को खतरा कैसे हो सकता है? अच्छा, आप छोड़ो और बताओ, आज रात मेन्यू में क्या रखे? मैं तो उसे पूछना ही भूल गई कि वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, या फिर वो वीगन है। एक काम करते हैं, मेन्यू में ना तीनों का आइटम शामिल कर लेते हैं। तुम उस नीली आंखों वाले को पसंद करती हो, है ना? क्या बकवास कर रही हो? उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ। प्यार व्यार जैसी कोई बात नहीं है। ऐसा लग तो नहीं रहा। आप सजाए हुए घर को फिर से सजा रही हो, ये सोच रही हो कि उसे खाने में क्या पसंद है। ये प्यार नहीं तो और क्या है? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मैं उसे बस 2 बार ही मिली हूँ और मुझे उससे प्यार हो जाएगा। तुम्हें नहीं लग रहा तुम ज्यादा सोच रही हो? आप उससे 2 बार नहीं 3 बार मिल चुकी हैं। 3 बार? तीसरी बार मैं उसे कब मिली? जब उसने आपकी जान बचाई थी। निशा के सामने वो रात याद आ गई जब सना पर हमला हुआ था। उस रात जब निशा वापस लौटी तो उसने मोक्ष को उन आदमियों को मौत के घाट उतारते हुए देखा था। मोक्ष उनके हाथ और सिर उखाड़ कर फेंक रहा था। निशा उसे देखकर डर गई थी। वो जानती थी कि मोक्ष कौन है। विक्रम रॉय, रॉय इंडस्ट्रीज का युवा सीईओ और मुंबई शहर के प्रमुख बिजनेसमैन में से एक था। रॉय इंडस्ट्रीज न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में जानी मानी कंपनी थी।
जिसका सालाना टर्नओवर हजारों करोड़ों में था। विक्रम के सीईओ बनने के बाद से कंपनी ने सफलता की नई ऊंचाइयां छुई और आज उसने मेहरा ग्रुप के साथ मर्जर पूरा कर लिया था। विक्रम ने अपने पिता को फोन किया। डैड, वी डिड इट। पापा, आपका सपना आज पूरा हो गया। विक्रम के पिता सुनील रॉय ने वर्षों तक इस डील को हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए। विक्रम ने ये डील पूरी की और इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए रॉयल होटल में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। इसमें शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हुए। इस पार्टी में शनाया शाह भी मौजूद थी, जो विक्रम की पर्सनल सेक्रेटरी थी। शनाया दिखने में किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं थी। बिजनेस वर्ल्ड में विक्रम को लकी माना जाता था, क्योंकि उसकी सेक्रेटरी इतनी खूबसूरत और बोल्ड थी। कई बिजनेसमैन ने शनाया को शादी के लिए प्रपोज किया था। कुछ ने तो उसके साथ एक रात बिताने के लिए मोटी रकम देने की पेशकश भी की थी, लेकिन शनाया ने हमेशा इनकार कर दिया, क्योंकि उसका दिल सिर्फ विक्रम के लिए धड़कता था। विक्रम सिर्फ अमीर ही नहीं, बल्कि बेहद आकर्षक भी था। वो इतना हैंडसम था कि अपनी कंपनी के विज्ञापनों के लिए खुद मॉडलिंग किया करता था। शनाया विक्रम पर दिलो जान से फिदा थी, लेकिन विक्रम की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड होने के कारण उसने अपनी भावनाएं दबा कर रखी थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब विक्रम अपने प्राइवेट स्वीट में अकेले ड्रिंक कर रहा था, तभी शनाया वहां आई। बे शनाया, तुम अब तक यहाँ हो? आपको अब घर जाना चाहिए। शनाया मुस्कुराई। उसने हद से ज्यादा शराब पी रखी थी और विक्रम को देखकर अपने दिल की भावनाओं को रोक नहीं पाई। उसने विक्रम को सेड्यूस करने की कोशिश की और इच्छाएं जाहिर कर दी। मिस्टर रॉय, आज मैं आपको जी भर कर प्यार करना चाहती हूँ। आपने ज्यादा पी ली है मिस शनाया। आप भूल रही हैं कि आप मेरी सेक्रेटरी हैं। आज सब कुछ भूल जाओ विक्रम। आज तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी डील की है और मैं तुम्हें कुछ खास गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसने अपनी ड्रेस की बैक पर बंधी डोरी खोल दी। उसकी ड्रेस उसके मखमली शरीर से अलग हो गई और वो केवल अंदरूनी कपड़ों में थी। उसके कुदरती शरीर को देखकर विक्रम के हार्मोन्स में उबाल आ गया। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। विक्रम ने स्क्रीन पर देखा तो उसकी गर्लफ्रेंड रूही का कॉल था। कॉल देखते ही वो होश में लौट आया। शनाया को महसूस हुआ कि उसका जादू कमजोर पड़ रहा है, तो उसने आखिरी दांव खेला। किस मी बेबी, ये कहकर शनाया ने विक्रम के होठों पर अपने होठ रख दिए। विक्रम भी शनाया के जादू में खो गया। दोनों ने एक दूसरे को अपने प्यार का एहसास कराना शुरू कर दिया। तभी अचानक शनाया चीख पड़ी। शनाया के चीखते ही विक्रम तुरंत पीछे हट गया। उसने देखा कि शनाया के होठों से खून निकल रहा था। दरअसल विक्रम किस करते वक्त थोड़ा ज्यादा वाइल्ड हो गया था और उसने जोर से उसके होठ पर बाइट कर लिया था। सॉरी, मैं थोड़ा वाइल्ड हो गया था। कोई बात नहीं, मैं भी आज कुछ वाइल्ड करने के मूड में हूँ, लेकिन पहले मैं ये खून साफ करके आती हूँ। बाथरूम किस तरफ है? अब उस तरफ। शनाया बाथरूम की ओर बढ़ने लगी। जाते जाते उसकी नजर विक्रम की आंखों पर पड़ी। उसने देखा कि विक्रम की आंखों का रंग अचानक बदल गया था। उसमें कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। उसके चेहरे पर हल्का डर झलकने लगा। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, ये कहकर शनाया बाथरूम में चली गई। उसने आईने में अपने होठों से खून साफ किया। तभी उसकी नजर शावर पर गई और उसके मन में एक शरारत सूझी। उसने अपने कपड़े उतारे और शावर के नीचे नहाने लगी। शनाया नहा रही थी, तभी अचानक लाइट चली गई। ओह नो, इस लाइट को भी अभी जाना था। बड़ी मुश्किल से मैंने विक्रम को अपने जाल में फंसाया है। आज चाहे जो हो जाए, मैं उसे अपना बनाकर ही रहूंगी। शनाया ने शावर बंद किया और विक्रम को पुकारा। विक्रम, प्लीज एक टॉवल लेकर आओ। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। शनाया ने जानबूझकर डरने की बात कही ताकि विक्रम उसके पास आए और वो उसके मन को अपनी ओर और खींच सके। लेकिन अजीब बात ये थी कि ना कोई आवाज आई, ना ही विक्रम आया। विक्रम,
विक्रम! शनाया ने दोबारा आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उसे चिंता होने लगी। वो बिना कपड़ों के ही बाथरूम से बाहर आ गई। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और पूरे कमरे में घुमाई, लेकिन विक्रम कहीं नहीं था। ये लड़का बिना बताए कहाँ चला गया? शनाया को गुस्सा आने लगा। उसने जोर से पैर पटके। तभी उसने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है। क्या तुम हो विक्रम? देखो, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है, प्लीज ये बंद करो। शनाया ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसने टॉर्च उस दिशा में मारी जहां से आवाज आ रही थी। तभी अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक उठी और अचानक एक बड़ा पंजा अंधेरे से बाहर आया। ये देखकर शनाया जोर से चीख पड़ी और दरवाजे की ओर भागी, लेकिन तभी उस जानवर ने उस पर हमला कर दिया। दूसरी ओर विक्रम ने फोन उठाया। हेलो, कौन? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं। अगर तुम्हें अपना अगला शिकार चाहिए तो मेहरा मेंशन चले जाओ। वहाँ तुम्हारा शिकार सना मेहरा तुम्हारा इंतजार कर रही है। हर्षद मेहरा अपने घर में हुए गैस लीक हादसे के बाद अपने बेटे कबीर मेहरा के होटल में ठहरे हुए थे। इस समय वो खिड़की से बाहर पूरे शहर को देख रहे थे। तभी मिस्टर जोशी उनके पास आए। सर, रॉय इंडस्ट्रीज के साथ हमारा मर्जर हो चुका है। विक्रम रॉय ने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं सर। एक सवाल पूछ सकता हूँ सर? आपने रॉय इंडस्ट्रीज जैसी छोटी कंपनी के साथ मर्जर क्यों किया? वो आपके स्टेटस के साथ भी मेल नहीं खाती। जोशी, मेरे साथ इतने साल बिताने के बाद भी तुम बिजनेस की दुनिया को नहीं समझ पाए। विक्रम राय पिछले 1 साल से हमारी कंपनी को हर कदम पर मात दे रहा था, और बिजनेस का पुराना नियम है, जिस दुश्मन को तुम हरा ना सको उसके साथ पार्टनरशिप कर लो। मैंने वही किया, और मैं सोच रहा हूं कि उसकी शादी सना से करा दूं। अगर दोनों मिल गए तो हमारी कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सना मैम इसके लिए राजी होंगी? ट्राई करने में क्या हर्ज है? अगर दोनों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी हुई है तो बात बन जाएगी। वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी को सना अकेले नहीं चला पाएगी। उसके लिए उसे किसी साथी की जरूरत है। लेकिन दूसरों पर भरोसा करने के बजाय आप अपने बड़े बेटे कबीर को भी मौका दे सकते थे। वो आपका इतना ख्याल रख रहा है, उसने हमेशा मेहरा खानदान का नाम रोशन किया है, फिर भी आप उसे दूर रख रहे हैं। कोई खास वजह? यह सब दिखावा है जोशी। मेरी परवाह करना या मेरे नक्शे कदम पर चलना, ये सब ढोंग है। उसे बस मेरी जायदाद से प्यार है। अपनी जिद पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो बिजनेस और क्राइम में ज्यादा फर्क नहीं समझता। उसने जायदाद पाने के लिए अपने ही भाइयों को ब्लैकमेल किया है। तुम्हें पता है, उनके एमएमएस बनाए हैं। अगर वो वारिस बना तो एक दिन हमारा नाम मिट्टी में मिला देगा। इसलिए मैंने उसे अपना वारिस नहीं चुना। मिस्टर जोशी जानते थे कि यही एक वजह नहीं है। कबीर को वारिस ना बनाने के पीछे कुछ और भी था, जिसे हर्षद मेहरा सबसे छुपा रहे थे। तभी मिस्टर जोशी की नजर दरवाजे पर गई तो वहां कबीर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। कबीर सर? कबीर का नाम सुनते ही हर्षद ने उसकी तरफ देखा। कबीर को देखकर वो भी हैरान रह गए। कबीर गुस्से की आग में जल रहा था। वो अपने पिता के पास आया। आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत भरी है, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन आप भूल रहे हैं कि मेहरा ग्रुप आज जिस ऊंचाई पर है वो मेरे कारण है। जब मैं आपके लिए नामुमकिन डील्स को मुमकिन बनाने के लिए खून पसीना बहा रहा था तब मैं अच्छा था, और जब वारिस चुनने की बारी आई तो मैं क्रिमिनल बन गया। हाँ, क्योंकि तब मुझे ये नहीं पता था कि तुम मेरी औलाद नहीं हो। तुम्हारी माँ ने मेरे पीठ पीछे मुझसे धोखा किया था। हर्षद के मुंह से ये सुनकर कबीर और मिस्टर जोशी पूरी तरह चौंक गए। कबीर को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ। तुम मेरी औलाद नहीं हो। तुम तुम्हारी माँ की अय्याशी का नतीजा हो।
ये सच नहीं हो सकता। ये सच है। मैं तो तुम्हें अपना वारिस बनाना चाहता था। मैंने अपनी वसीयत में तुम्हें मेरा ग्रुप का वारिस भी बनाया था, क्योंकि तुम में मुझे अपनी छवि दिखती थी। मैं जानता था कि तुम इस पोजीशन को पाने के लिए अपने भाइयों को ब्लैकमेल कर रहे थे। सिद्धांत गे है और तुमने उसका सेक्स टेप बनाकर उसे ब्लैकमेल किया। यह सब मुझे पता था, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि तुम में वो जुनून था जो मैं अपने वारिस में चाहता था। लेकिन वारिस चुनने वाले दिन मुझे पता चला कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। डीएनए रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया था, इसलिए मैंने सना को चुना। लेकिन वो भी तो आपका खून नहीं है, फिर उसे क्यों चुना? क्योंकि अगर मैं हर्ष या सिद्धांत को वारिस बनाता तो तुम उन्हें ब्लैकमेल करके वारिस बन जाते। इसलिए मैंने सना को चुना, क्योंकि वो तुम्हें टक्कर दे सकती है। हर्षद की बात सुनकर कबीर पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हर्षद ने मिस्टर जोशी को अपना फोन दिया, जिसमें डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट थी, और इशारा किया कि वो इसे कबीर को दे। मिस्टर जोशी ने वैसा ही किया। कबीर रिपोर्ट पढ़ने लगा। मिस्टर जोशी फिर से हर्षद के पास आकर खड़े हो गए। कबीर, तुम्हारी असलियत जानते हुए भी मैं तुमसे मेरा सरनेम नहीं छीन रहा हूँ। तुम मेरा सरनेम का इस्तेमाल कर सकते हो और ये होटल बिजनेस तुम्हारा ही रहेगा। इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, और अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं है तो मैं ये राज दुनिया को बता दूंगा कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। कबीर कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हर्षद की शर्त मानने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तभी कबीर ने हर्षद की दर्द भरी चीख सुनी। कबीर ने सिर उठाकर अपने पिता की तरफ देखा तो चौंक गया। हर्षद के सीने से खून बह रहा था और मिस्टर जोशी के हाथ में खंजर था। इससे पहले कि कबीर कुछ समझ पाता, मिस्टर जोशी ने खंजर को फिर से हर्षद के सीने में उतार दिया। मिस्टर जोशी, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम चिंता मत करो कबीर, मेहरा ग्रुप के अगले वारिस तुम ही बनोगे। तुम्हारा ये राज कभी किसी को पता नहीं चलेगा। कबीर पूरी तरह हैरान था। उसने मिस्टर जोशी को इस रूप में पहली बार देखा था, लेकिन कबीर समझ नहीं पा रहा था कि मिस्टर जोशी उसकी मदद क्यों कर रहे थे। लेकिन आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मिस्टर जोशी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने हर्षद मेहरा के सीने से खंजर निकाला और उसे साफ किया। फिर कबीर के कंधे पर हाथ रखा। क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। आज तो मैं आका को बता ही दूंगा कि मैं एक जिन्न हूं। एक मिनट, मैं उसे आका क्यों कह रहा हूं? मोक्ष तैयार होकर सना के विला में एंटर ही हो रहा था कि उसने देखा सना के घर में कई लोग मौजूद थे। मोक्ष ये देखकर हैरान रह गया। उसे लगा था कि सिर्फ उसे ही बुलाया गया है, लेकिन सभी को देखकर वो शॉक हो गया। वो पार्टी में एंटर हुआ। उधर निशा की नजर मोक्ष पर पड़ी। मोक्ष को देखते ही उसके शरीर में सिरहन दौड़ गई। वो मोक्ष की असलियत जानती थी। वो मोक्ष की तरफ बढ़ ही रही थी कि मोक्ष की नजर सना पर पड़ी। वो सना को देखता ही रह गया। सना ने रेड कलर की आउटफिट पहनी हुई थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुझे क्या हो रहा है? आज से पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क क्यों रहा है? निशा से पहले सना मोक्ष के सामने आ गई। उसने मुस्कुराकर मोक्ष की तरफ देखा। हाय मोक्ष, तुम आ गए। आज तो तुम काफी हैंडसम लग रहे हो। तुम काफी हैंडसम लग रहे हो। शुक्रिया। वैसे आप भी किसी नूर से कम नहीं लग रही। सना ने मोक्ष को गौर से देखा। उसने ब्लैक कलर का टक्सीडो पहना हुआ था। उसके बाल शाहरुख खान जैसे सेट थे, जिन पर जेल साफ दिखाई दे रहा था। तभी सना की नजर उसकी खूबसूरत नीली आंखों पर गई और वो बस उसकी आंखों में खो गई। जब भी सना मोक्ष की आंखें देखती, वो उन्हीं में डूब जाती। मोक्ष को उसका इस तरह घूरना थोड़ा अजीब लगा। तभी निशा बीच में आ गई। सना मैम। सना का सम्मोहन टूटा और उसने निशा की तरफ देखा। हाँ, रॉय ग्रुप के मालिक विक्रम रॉय भी इस पार्टी में शरीक हुए हैं। आपके पापा ने कहा है कि वो हमारे खास मेहमान हैं, तो उनका अच्छे से ख्याल रखा जाए। सना ने हामी में सिर हिलाया और फिर मोक्ष की तरफ देखा। मैं बस 2 मिनट में आई। मोक्ष ने भी सिर हिलाया। सना वहां से चली गई। उसके जाते ही मोक्ष बड़बड़ाने लगा। 2 मिनट क्या, 2 घंटे ले लो।
मुझे क्या? नहीं नहीं, मैं अपनी आका को ऐसे नहीं कह सकता। अरे यार, ये मुझ में घरेलू जिन्न वाली हरकतें कहां से आने लगी? उधर निशा सना को विक्रम रॉय से मिलवाने के लिए ले जा रही थी। सना ने दूर से विक्रम को देखा। वो 6 फुट लंबा व्हाइट सूट पहने आसपास की लड़कियों को घूर रहा था। सना को विक्रम से नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। दोनों विक्रम के सामने आकर खड़ी हो गई। निशा ने सना को इंट्रोड्यूस कराया। विक्रम सर, ये हमारी लिमोरी की फाउंडर और मेहरा ग्रुप की चेयरपर्सन सना मेहरा हैं। सना मेहरा ने अपना हाथ बढ़ाया। विक्रम ने सना को देखा, फिर उसके हाथ को पकड़ा और उस पर किस कर लिया। ये देखकर निशा और सना दोनों सरप्राइज हो गईं। सना को असहज महसूस हुआ, लेकिन विक्रम रॉय उनके डैड के खास मेहमान थे, इसलिए वो चुप रही। उधर ये देख मोक्ष गुस्से से लाल हो रहा था। उसे विक्रम का सना के हाथों को चूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। साले ने उन्हें चूमा कैसे? मेरी आका को हाथ कैसे लगा सकता है? लेकिन ये मुझे जलन क्यों हो रही है? मोक्ष ने विक्रम रॉय और सना की तरफ देखा। विक्रम ने सना के चेहरे पर नाराजगी देखी और हालात को संभालने की कोशिश की। माफ कीजिएगा अगर आपको बुरा लगा हो तो, लेकिन लड़कियां मेरी कमजोरी रही हैं। जब मैं खूबसूरत लड़कियां देखता हूं तो खुद को रोक नहीं पाता। वैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड है? अगर नहीं है तो मैं बनना चाहूंगा। विक्रम की बेबाकी और बदतमीजी देखकर सना और निशा, यहाँ तक कि मोक्ष भी शॉक हो गए। सना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विक्रम को क्या जवाब दे। लगता है आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो मेरा चांस है। आपको शायद गलतफहमी हो गई है, मेरा बॉयफ्रेंड है। सना जानती थी कि अगर उसने बॉयफ्रेंड के लिए मना किया तो विक्रम उसके पीछे पड़ जाएगा, इसलिए उसने झूठ कहा। लेकिन विक्रम को उसकी आवाज में झूठ की खनक महसूस हुई। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आपको झूठ बोलना भी नहीं आता। आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आपकी सिक्स्थ सेंस थोड़ी कमजोर है। मेरा बॉयफ्रेंड इसी पार्टी में है। विक्रम के चेहरे पर हल्की सी लकीर खींच गई, लेकिन उसने अपना आखिरी दांव खेला। वाह, तो मैं उससे जरूर मिलना चाहूंगा। सना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। निशा भी सोच में पड़ गई थी। उसे पता था कि सना का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सना ने मोक्ष की तरफ देखा। ये देखकर निशा समझ गई कि सना क्या करने वाली है। उसका दिल बैठ गया। सना मोक्ष के पास आई और उसका हाथ पकड़कर विक्रम रॉय के पास ले गई। मिस्टर रॉय, ये मेरे बॉयफ्रेंड है मोक्ष दीवान। ये सुनकर मोक्ष हैरान रह गया। उसने सना की तरफ देखा, लेकिन सना विक्रम की तरफ देख रही थी। विक्रम की नजर मोक्ष पर टिक गई। उसने मोक्ष को ऊपर से नीचे तक देखा। मोक्ष विक्रम से ज्यादा हैंडसम था। उसकी नीली आंखें उसके आकर्षक चेहरे पर 4 चांद लगा रही थी। विक्रम मोक्ष के पास आया। तो तुम हो सना के बॉयफ्रेंड? तुम्हारी नीली आंखों ने बाजी मार ली। वैसे मोक्ष दीवान, तुम करते क्या हो? मोक्ष को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सना की बात का विरोध क्यों नहीं कर पा रहा। उसे अंदर से सना की बात अच्छी क्यों लग रही थी। तभी विक्रम के सवाल का जवाब दिया। मोक्ष एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम मेक अ विश है। इनकी कंपनी लोगों की इच्छाएं पूरी करती है। मोक्ष ने सना की तरफ हैरानी से देखा, जैसे वो उसकी असलियत से वाकिफ हो। उसने विक्रम को देखा। हाँ, मैं सना जी का बॉयफ्रेंड हूँ। वैसे आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या मैं सना जी से अकेले में बात कर सकता हूँ? मोक्ष सना का हाथ पकड़कर उसे टेरेस पर ले गया। मोक्ष ने गुस्से से देखा। ये सब क्या था? मुझे माफ करना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं उस विक्रम से छुटकारा पाना चाहती थी। उम्मीद है कि तुम माइंड नहीं करोगे। तुम्हें ये विश वाली बात कैसे सूझी? क्या तुम सच में जानती हो कि मैं कौन हूँ? वो तो आज सुबह तुम इच्छाएं पूरी करने की बात कर रहे थे ना, इसलिए मुझे ये आइडिया आया। वैसे तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे क्या पता है? और तुम क्या हो? मोक्ष सोच में पड़ गया। उसे सना का यह आइडिया काफी अच्छा लगा। तभी सना का फोन बजा और उसने मोक्ष की तरफ देखा। कॉल की अर्जेंसी की वजह से वो अंदर चली गई। मोक्ष ने मुड़कर आसमान की तरफ देखा। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। मोक्ष को लगा कि सना वापस आ गई है। उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के सामने विक्रम रॉय खड़ा था। उसे देखकर मोक्ष थोड़ा चौंक गया।
तो तुम एक जिन्न हो?